यस पीपल, कैन यू हियर मी? पक्का एकदम। भाई बाकी जनता कहाँ है? खाना खाने के साथ रवानी भी हो जाती है कि यहाँ पे? कहाँ था भाई तू? तेरी याद में हमको पता है कार्तिक रोने लग गया अभी बगल में बैठे। यस पीपल, सो भाई ये है भाई साहब दुश्मनों का टाइम एकदम। इस टाइम लगती है भूख। खाना वाना ठूस क्या एकदम जबरदस्त। खाना कहाँ मिला? थर्ड फ्लोर। मतलब कुछ अटरम सटरम खा के है कि खाना का क्या है? खाना का क्या है? कितनी रोटी खाई? 3, 2 भाई, इससे ज्यादा रोटी खा गया। चलो ठीक है, बाकी लोग कितने लोग 3-3 रोटी खा के आए? ऐसा ईमानदारी से सच सच बोलना। नहीं खाई? नहीं। क्या आप बात कर रहे हैं भाई? ये भी प्रॉब्लम है भाई। जो भी लोग 3 रोटी खा के आए ना भाई, अब तुम्हें आएगी शानदार नींद। एसी चला दिया है, पानी वानी दे देता हूँ, आराम से बैठो पिक्चर देखते देखते, जब लगे नींद आ रही हो तो सो जाना थोड़ी देर। भाई दिन के तुम पता नहीं कि लास्ट लेक्चर हमेशा इस एकेडमी मुझे ही देता है। क्यों? क्योंकि हर बच्चा एकदम मस्त नींद की आशा में बैठा होता है। अब वो आराम करना चाहता है, अब उसने आज के दिन का पढ़ लिया है, खाना खा लिया है, अब बस उम्मीद करते हैं कोई पंखा लगाए, एसी लगाए, चुटकुले सुनाए और थोड़ी देर में हमें सुला दे, और उसके बाद जाने का जब टाइम आए तो उठा दे। ऐसा करना मत, वरना तुम लोग गए एकदम। अच्छा, लास्ट चैप्टर है, आई एम सॉरी, लास्ट आपका आज का दिन का डेमो है। जो लोग का खाली ग्रुप 1 है, तो दोस्त ग्रुप 1 में नेक्स्ट सब्जेक्ट का नाम क्या है जल्दी बताना। एसबीसी तो पुराने में था, नए में क्या है? SBIL। ठीक है, आपने कहा सीरियस SBIL। सर आपने किसी लड़की का लंच ही ना, पागल है क्या यार? कैसी बातें करते हो? सिर्फ रिक्वेस्ट करेंगे खाने के लिए दो। ओके, लेट मी नाउ इंट्रोड्यूस यू मोर। अच्छा एक सेकेंड, कुछ चीजें जो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, जैसे कि मैं आपको बता चूंगा ग्रुप 1 के अंदर मैं आप लोगों को 2 सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूं। एक कौन सा था? JIGL था, और दूसरा है आपका SBIL। अच्छा, इसको इंस्टीट्यूट बुलाता है SBI&LL। बस मुझसे इसका फुल फॉर्म मत पूछना। SBI&LL। आपने सर SBI से तो बहुत यादें जुड़ी है एकदम। ओके, अगर आप नोटिस करके देखें तो आपका जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है, जो लास्ट सब्जेक्ट अपन पढ़ेंगे रेगुलर स्लॉट्स में भी, ये आपका लास्ट बुक ही रहने वाली है। क्यों? सबसे सिंपल सब्जेक्ट है। SBI&LL इज दैट रिलैक्सेशन। अपन आराम से चिल करेंगे, आराम से पढ़ेंगे, ये कभी भी आपको थकाएगा नहीं। प्रॉबेबली इट्स वेरी 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 इजी, गुड टू गो, बहुत ही आराम से निकल जाएगा। सर अगर आप नोटिस करें तो इसके अंदर 2 पार्ट्स हैं। एक है आपका सेटिंग अप ऑफ बिजनेस, श्योर इनफ, और दूसरा पार्ट है आपके इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉज। सो यानी कि इस वाले नए में आप लोगों को 2 हिस्सों में इसको पढ़ना होगा। पहला बिजनेस स्टार्ट करना, और दूसरा सारे के सारे लेबर लॉज। आपने कहा सर ये लेबर से रिलेटेड लॉज हम क्यों पढ़ रहे हैं बैठ के, मतलब हाउ डज दैट मेक सेंस? लेबर कोर्ट्स में एक CS को प्रैक्टिस करना अलाउ किया गया है। वहां पर जाकर आप लोग केसेस लड़ भी सकते हैं, डिफेंड भी कर सकते हैं, यूनियंस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसीलिए आपको लेबर लॉज पता होना जरूरी है, हेंस आपके इसमें ऐड किया गया है। थोड़ा सा इस सब्जेक्ट की हिस्ट्री बता देता हूं। तो सर इससे पहले जो अब ओल्ड सिलेबस बन चुका है, उसमें ये सब्जेक्ट हुआ करता था SBEC के नाम से, जिसका फुल फॉर्म होता था सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटीज एंड इट्स क्लोजर। सर उस टाइम पे ये जो नीचे आपको पार्ट भी दिख रहा है ना, वो यहां पर होता ही नहीं था। ये पार्ट सिर्फ एक चैप्टर की तरीके से दिया गया था आपकी बुक के अंदर, जिसका नाम होता था लेबर लॉज। अब सर वो चैप्टर 50 पेजेस का होता था, जिसपे हम सब पढ़ लेते थे सारे लेबर लॉज। अभी इंस्टीट्यूट के पास कंप्लेंट आई है कि इतने से में सारे लेबर लॉज कैसे सिखा दोगे, इनका एक पूरा पार्ट बनाओ। और इस बार तुमको तकरीबन तकरीबन 200 पन्नों के सिर्फ लेबर लॉज दिए। पूरा पूरा पार्ट भी सिर्फ और सिर्फ क्या है? लेबर लॉज है। बट अ सेंसिबल अप्रोच। पहले हर चीज का आधा अधूरा दे रखा था, खाली एक लाइन चैप्टर खत्म, एक पेज चैप्टर खत्म, मजा ही नहीं आ रहा था यार। तो हमको समझ ही नहीं आता कि लेबर लॉज क्या कहना चाह रहे हैं। दिस टाइम दे हैव गिवन यू एंटायरली इन पार्ट बी ऑल 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 ऑल। ठीक है, सब कुछ लेबर लॉज दे दिए। यहां तक सब मेरे साथ हो? सर थैंक यू फॉर बीइंग द बेस्ट टीचर, थैंक यू सो मच है मेरे भाई। नाउ अब सेटिंग अप बिजनेस इंडस्ट्रीज एंड लेबर लॉज। सर ये कितने पेजेस का मॉड्यूल है? ये तकरीबन तकरीबन 650 पेजेस की बुक है। सर इसको आप हमें जब कंप्रेस करके देंगे कितने के आसपास में आ जाएगी? ये 480 से 500 पेजेस के आसपास में आपके जो नए नोट्स आएंगे वो रिजेंबल कर रहे होंगे। कितनी बुक्स दूंगा? 2 बुक्स दूंगा आप लोगों को। सर अगर आप नोटिस करके देखें तो इसमें जो पार्ट 1 है, यानी कि जो सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटीज है, वो है 60 नंबर का, और जो आपका पार्ट 2 यानी कि लेबर लॉज है, वो है 40 मार्क्स का। तो SBEC में, मतलब SBIL में, पहला पार्ट है सेटिंग अप ऑफ बिजनेस विच इज 60 मार्क्स, और दूसरा पार्ट क्या है? लेबर लॉज। अच्छा, अगर आप फर्स्ट पार्ट देखें तो उसमें आपको 13 चैप्टर्स दिखेंगे। कितने? 13। और जो अगर आप सेकेंड पार्ट देखेंगे तो उसके अंदर आपको 7 चैप्टर्स दिखेंगे। टुगेदर पुट इट
आपको तकरीबन 20 चैप्टर्स पढ़ने हैं इसके अंदर। आपने कहा सर ये तो जेआईजीएल से भी बड़ा हो गया। नहीं, नंबर ऑफ चैप्टर्स ज्यादा है, कंटेंट कम है इसके अंदर, इसीलिए ये 20 चैप्टर्स में बट रहा है। क्या यहां तक सब मेरे साथ है लाइव वाले बच्चों? एवरीवन श्योर? अब सर अगर आप देखें तो इसका जो पार्ट बी है ना, ये पार्ट बी एक ऐसी चीज है जो आपके बाकी 3 सब्जेक्ट से मैच नहीं होती। जो इसका पार्ट ए है, यानी कि जो आपके एसबीआईएल का पहला हिस्सा है सेटिंग अप बिजनेस में, ये पूरा का पूरा कंपनी लॉ है। सर क्या बात कर रहे हो? यस, ये कंपनी लॉ की छोटी बहन है। इन लोगों ने अननेसेसरली इसको एक और पार्ट में दे दिया यहाँ पे। सर ये हमको ऐसा क्यों दिया गया? कंपनी लॉ में विकास सर आपको सिखाएंगे कि कंपनी को बनाने के लिए उसका इनकॉर्पोरेशन करना जरूरी होता है। इनकॉर्पोरेशन कैसे होता है वो मैं सिखाऊंगा, वो आएगा इधर। सर कंपनी लॉ में आपको सिखाएंगे कि प्राइवेट कंपनी ये होती है, पब्लिक कंपनी ये होती है। प्राइवेट से पब्लिक में कन्वर्ट कैसे होते हैं और पब्लिक से प्राइवेट में कन्वर्ट कैसे हो सकते हैं वो सिखाऊंगा मैं इधर। यानी कि कंपनी लॉ का जो प्रोसीजरल एस्पेक्ट है वो कहां दिया हुआ है? एसबीसी के अंदर दिया है। पर दोस्त अगर आपको इसका पूरा थ्योरी बेस आ चुका है तो प्रोसीजर यूं समझ में आ जाता है एकदम ऐसे। इसीलिए इसका जो पार्ट ए है वो आपके लिए पूर्ण तरीके से एक तोहफा है। ये 60 नंबर आपके लिए बस रिवीजन है। ये 60 नंबर आपके लिए सिर्फ क्या है? रिवीजन ऑफ कंपनी लॉ। अच्छा, क्या विकास ने आज आपको प्राइवेट कंपनी क्या होती है, पब्लिक कंपनी क्या होती है, इसके बारे में कुछ बात करी? नहीं करी? क्या बात करी आज उसने आपसे? कंपनी क्या होती है ये बताया, ठीक है, कंपनी क्या होती है ये बताया। नोटिस करके देखो चैप्टर 2 में क्या है? प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, ओपीसी, ये सब कंपनीज हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जो आप कंपनी लॉ में पढ़ के आएंगे वही हम नीचे पढ़ेंगे। नाउ सिंस ये भी हमारे डेमोज हैं तो मेरे को सिर्फ आपके साथ एक चैप्टर डिस्कस करना था, बट लेटर ऑन जब अपन रिज्यूम कर रहे होंगे, मतलब जो हमारे नॉर्मल लेक्चर्स के अंदर जाएंगे, आई वुड वांट यू टू कम अप विथ मी इन पार्ट बी फर्स्ट। पहले अपन पार्ट बी करेंगे। सर पार्ट बी क्यों करेंगे? क्योंकि कंपनी लॉ सुबह भी पढ़ाऊं, कंपनी लॉ वापस से पढ़ाऊं, पागल से हो जाओगे कि इतना सारा कंपनी लॉ क्यों आ रहा है। सो हमने क्या किया है, जब विकास सर कंपनी लॉ में प्राइवेट, पब्लिक, ओपीसी ये वाली चीजें पढ़ा रहे होंगे, उस टाइम पे मैं आपको पार्ट 2 में लेबर लॉस करा रहा हूँ, तो आपके लिए कुछ नया होगा। अब जैसे ही विकास सर का ये कंपनी लॉ का फर्स्ट पार्ट खत्म हो जाएगा, तब तक अपना यहाँ का पार्ट 2 खत्म हो जाएगा। उसके बाद अपन करेंगे पार्ट ए। कायदे से आपका पार्ट ए पढ़ के भी हो जाएगा और कंपनी लॉ का रिवीजन भी हो जाएगा वापस से, कि भैया देयर इज अनदर अ सर्कल ऑफ रिवीजन। तो विकास सर और मैंने आपके पोर्शंस को इस तरीके से एक दूसरे में डिवाइड किया है, जब मैं पढ़ाऊंगा तब आपका रिवीजन हो रहा होगा, जब मैं यहां पे कुछ पढ़ा रहा हूं तब विकास सर आपको रिवीजन करवा रहे होंगे। इस तरीके से अपन ने क्रॉस बनाया है। श्योर इनफ? सो दैट्स व्हाई वी हैव डन दिस लाइव। दोस्तों ये बात समझ में आई? नाउ सर पार्ट ए कितने नंबर का? 60। पार्ट बी कितना? 40। श्योर? अब सर इस बुक के अंदर मुझे आपसे क्या चाहिए? इस बुक के अंदर मुझे आपसे वापस से 2 रजिस्टर्स चाहिए। एक आंसर राइटिंग के लिए होगा और दूसरा चार्ट्स। पूरे के पूरे अपने को चार्ट्स बनाने हैं। सर इसके अंदर भी एनालिसिस शीट होगी? यस, इसके अंदर भी एनालिसिस शीट होगी। सर अब इन दोनों, मैं पिछले वाले लेक्चर में बोलना भूल गया, इस बार मैंने एक छोटी सी अप्रोच फॉलो करी जो हम लगातार फॉलो करते ही रहेंगे। देयर इज नो क्वेश्चन एंड नो चेंज इन दैट। जैसे ही मान लीजिए हमारा आज ये चैप्टर 1 चल रहा है, राइट? मान लो आज अपन ने चैप्टर 1 से स्टार्ट किया। अभी चैप्टर 1 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन कभी ना कभी खत्म होगा। उसके बाद नेक्स्ट दिन खाली और खाली इस पूरे चैप्टर का रिवीजन करेंगे। सर यही रिवीजन करके अपन लोग, ये रिवीजन किससे करेंगे? अपन ने जो चार्ट्स बनाए ना उससे रिवीजन करेंगे। और आप ही के फोल्डर्स में जो आप लोग को एक्सेस मिलेगा उसके अंदर आपका फोल्डर, मेरे फोल्डर्स कैसे दिखते हैं मैं आपको बहुत बेसिक खाली से एक डायग्रामेटिक फॉर्म में बता देता हूं। आपको ऐसे दिखेगा 01 फोल्डर दिखेगा। 01 फोल्डर का नंबर है। प्लीज इस चीज को देख लेना, बाद में सब मेरे को मैसेज करते हैं, इसमें कंफ्यूजन नहीं चाहिए। 01 इज द सीरियल नंबर। सर जरूरी नहीं है कि मैं इसमें चैप्टर 1 ही पहले पढ़ाऊं, जैसे अपने केस में अपन पार्ट भी पहले पढ़ेंगे। तो यहां पर 01 सीरियल पे आपको मिलेगा एक चैप्टर जिसके आगे मैंने लिखा होगा, लेट्स से फॉर एन एग्जांपल चैप्टर 17। सर हमें पहले क्या पढ़ना चाहिए? बाबू आपको पहले यही पढ़ना चाहिए, क्योंकि सीक्वेंस मैंने बनाया आप लोगों के लिए, तो जो सीक्वेंस मैं बना रहा हूं आपको वो सीक्वेंस फॉलो करना है। सो 01, 02, 03 इज द सीक्वेंस, पर चैप्टर इधर से उधर अलग अलग हो सकते हैं, ये मेरी चॉइस के हिसाब से। ये खाली मेरे सब्जेक्ट में नहीं होगा, सारे टीचर्स के सब्जेक्ट में ऐसे ही होगा। 01 पे चैप्टर 1 स्टार्ट नहीं होगा। श्योर? नाउ आप जब यहां पे देखोगे तो आएगा 01 चैप्टर 17, लेट्स से लिखा होगा इसमें लेबर लॉज। श्योर? जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आप इसके अंदर आएंगे। अब इसके अंदर आपको दिखेंगे लेक्चर 1, लेक्चर 2, 3,
4, राइट? ऐसे आपको लेक्चर्स दिखेंगे जिनको आप प्ले कर सकते हैं। और साथ में एक और चीज होगी, लास्ट में इसका एक टॉपिक लिखा होगा महा रिविजन, राइट? अच्छा, महा रिविजन क्या होगा? द एंटायर रिविजन ऑफ दीज 4 चैप्टर्स, इन चारों चैप्टर्स का एक महा रिविजन लेक्चर रहेगा जो यहाँ पे एंड में दिखेगा आप लोगों को, आप ही के फोल्डर के अंदर। सर ये महा रिविजन का काम कब आएगा? अभी एक बार आपका रिविजन हो जाएगा, फिर प्रॉब्ली जब आपका कभी कोई टेस्ट आने वाला हो, तो जब आपको रिवीजन करना हो तो आप अपने नोट से रीड करिएगा, और साथ साथ में क्विकली अपनी मेमोरी को ब्रश अप करने के लिए क्या देख सकते हैं? महा रिविजन। लास्ट में जब तुम एग्जाम देने जा रहे होगे उस टाइम पे ये वीडियोस तुम्हारे लिए वरदान का काम करेंगे, क्योंकि तब तक 4, 5, 6 महीने पुराने हो चुके होंगे, ये टॉपिक पढ़े हुए बहुत टाइम हो गया होगा और तुम्हें दिमाग से कुछ भी याद नहीं आ रहा होगा। तब चलाना है महा रिविजन आपके रिविजन के लिए, तब बैठ के 4-4 लेक्चर्स वापस से देखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। सो डिड यू गेट द यूटिलिटी? अच्छा, ये चीज मैं यहां पर भी करूंगा, और ये चीजें मैं कहां पे करने वाला हूं, ये आपके JIGL के अंदर भी होने वाला है, दोनों के अंदर सेम रहेगा। सो बिफोर आई स्टार्ट आवर टुडेज डिस्कशन, आई विल मार्क इट वेरी क्लियर व्हाट आर वी गोइंग टू डू इन SBIL is I'm going to give you 2 main books, दोनों कलर्ड बुक्स होंगी ऑफ ऑलमोस्ट 500 सम अराउंड पेजेस जो आपको मिलेंगे आपकी 2 बुक्स। उसके बाद सर ये 2 मेन बुक्स के अलावा आप मेरे लिए 2 बुक्स बनाएंगे, राइट? सो आपको 2 रजिस्टर्स मेंटेन करने। सर रजिस्टर्स कौन से होंगे? एक किस चीज के लिए होगा? आंसर राइटिंग, और दूसरा चार्ट बुक्स। अच्छा, चार्ट बुक वाला रजिस्टर मुझे फैट रजिस्टर चाहिए, प्रॉबली अ 200+ पेजेस रजिस्टर, एंड जबकि आंसर राइटिंग वाला अगर आपने एक 100-150 पेजेस वाली बुक भी बनाई तब भी बहुत हो जाएगी, क्योंकि प्रॉबली अपन 70 से 80 आंसर्स लिखते हैं, सो दैट बुक इज वेरी वेरी मच इनफ। सो आंसर राइटिंग बुक कैन बी अ थिनर बुक, दिस आई नीड इज अ फैट बुक। श्योर? कल कैरी करना, कल से अपन लोग चार्ट वार्ट सब लिखना स्टार्ट कर देंगे, कल से अपन सब बनाना स्टार्ट कर देंगे। ओके सर, इसके बाद आपको और क्या रहेगा इसके अंदर? रिविजन आफ्टर एवरी चैप्टर, जैसे ही चैप्टर खत्म होगा हम उसके बाद उसका क्या कर रहे होंगे? रिविजन कर रहे होंगे। सो दिस इज टर्म्ड बाय मी एज महा रिविजन। एक नंबर, तो ये बन गया आपका महा रिविजन। तो सर मेन बुक्स मिली, चार्ट बुक बनी, आंसर राइटिंग बनी, रिविजन करना है एज महा रिविजन। नाउ द नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच वी ऑल मिस इज टेस्ट। चैप्टर खत्म, आपका टेस्ट अनाउंस होगा, वो टेस्ट आपको संडे के दिन आपकी ऐप पे दिखेगा। सर हमारी पढ़ाई नहीं हुई, तैयारी नहीं हुई, ये टेस्ट आप 7 डेज में कभी भी सबमिट कर सकते हैं। मतलब नेक्स्ट संडे तक आप ये टेस्ट कभी भी सबमिट कर पाओगे पढ़ के, और इसको चेक करके आपको उसमें आंसर्स मिलेंगे कि भैया कैसा था, मतलब मॉडल आंसर भी मिलेगा और चेक भी हो जाएगा। वन थिंग, ये ऑप्शन रिकॉर्डेड के लिए अवेलेबल नहीं है, ये ऑप्शन सिर्फ किसके लिए है? लाइव एंड फेस टू फेस के लिए। सो नीड्स नो कंफ्यूजन आउट हियर। हाय श्वेता। ओके, सो दिस इज व्हाट आई फील इज मोर देन इनफ। इसके बाद एक्स्ट्रा एडिशनल्स में हम लोग लास्ट में मैराथन रखेंगे। अच्छा, ये अगर आप हमारे रेगुलर बैच के स्टूडेंट नहीं होते तब भी मिलेगा, राइट? मैराथन तो सबके लिए होता है। मैराथन में क्या होगा? तकरीबन 12 घंटे का रिवीजन सेशन रहेगा। ऐसे 12-12 घंटे के 2 रिवीजन सेशंस होते हैं, तो 24 घंटे में पूरा पोर्शन वापस से रिवाइज करेंगे। मैराथन वुड ऑलवेज बी देयर। साथ साथ में आपको मिलेगी एंड में योर एनालिसिस शीट। ठीक है सर, आपकी एनालिसिस शीट की एक्यूरेसी क्या रहती है? आज तक तो 70 से 80% की मेरी एक्यूरेसी बैठती ही बैठती है एनालिसिस शीट में, तो सर डायरेक्टली उससे पढ़ लें क्या? नहीं। सो एनालिसिस शीट आपके लिए है बाद में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को और अच्छे से रिवाइज करके जाने के लिए। सो प्लीज, ये मेरी तरफ से आपका SBEC का इस बैच का करिकुलम है, विद स्टार्ट डेट बीइंग 22 एंड द एंड डेट बीइंग October 31। एंड डेट से पहले ही आपका पोर्शन खत्म हो चुका होगा, बट सेफर एंड पे हमने 31 रखा है, बट वी वोंट बी रिक्वायरिंग दिस मच ऑफ टाइम। गुड टू गो। जनरली आई वोंट बी नीडिंग योर एक्स्ट्रा लेक्चर्स अनलेस एंड अनटिल आई हैव टू गो फॉर अ हॉलीडे, तो वो आने के बाद खाली मुझे उतना कवर करना होगा उसका, उसके अलावा आई वुडंट बी रिक्वायरिंग सम एक्स्ट्रा लेक्चर्स। बट आई विल बी वेरी हैप्पी कि अगर कभी हम लोग आपको बोलें कि कोई एक्स्ट्रा लेक्चर रखना है, तो यू बी मोर देन ओके टू प्रॉब्ली जॉइन अस फॉर दैट प्रॉब्लम लेक्चर। दैट्स इट। ठीक है, शायद आपको ऑफिस में सब बता देंगे। फीस कितनी है? लाइव की तो पता ही नहीं। हाँ, लाइव की हमें नहीं पता। अलग गलत बोला है, मेरे पे केस कर देंगे। देखो, हमें पक्का श्योर तो नहीं, पर 20-21 हजार सुनने में आ रहा है जितना कार्तिक बता रहा है मैम। कूल। अच्छा सर, एनी सजेशन व्हाट वुड यू वांट फ्रॉम मी?
कि सर इसमें अपन ऐसा भी कर सकते हैं, एनीथिंग विच यू वर एक्सपेक्टिंग मोर कि सर ये भी करवा दीजिएगा, एनीथिंग। एमसीक्यूज के अंदर भी वैसे ही होंगे, पूरे के पूरे मैं आपको एमसीक्यूज दूंगा। एंड एमसीक्यूज के लिए तो अभी आपकी तरफ एक बहुत जबरदस्त सरप्राइज आ रहा है, वी आर येट नॉट अनाउंसिंग इट बिकॉज बस एक वो फाइनल प्रोडक्ट हाथ में आ जाए। पर एमसीक्यूज के लिए जो ये सभी करने वाला है फॉर एवरी सब्जेक्ट जिसमें भी एमसीक्यूज आते हैं जो अपन करने वाले हैं, दैट इज अनमैचेबल। सो प्रॉब्ली बस शायद तक एक 15 20 25 दिन का वेट होगा, उसके अंदर हो जाएगा। बट दैट्स अ वेरी गुड सरप्राइज विच यू आर गोइंग टू एंजॉय ऑन द कोर प्रॉब्ली। और कुछ सजेशन दोस्तों? नहीं, होलिस्टिक एवरीथिंग। आंसर राइटिंग हो गई, एमसीक्यूज हो गए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए, रिवीजन हो गया, मैराथन हो गया, टेस्ट हो गया। इतना ईमानदारी से कंसिस्टेंसी करके चले जाओ, किसके पिताजी तुम्हें फेल करके दिखा दे, नाम बदल दूंगा मेरा। बस कंसिस्टेंसी इज द की। नाउ मैंने आप सब लोगों को आपके नोट्स भेजे हैं, अगर आपने अपने अपने ग्रुप पर इन केस देखा हो तो। लाइव पीपल, व्हाट डू यू से? सर लाइव लेक्चर्स और रिविजन लेक्चर्स प्लीज अलग अलग हो रखा तो है, मैंने बोला ना रिविजन आफ्टर एवरी चैप्टर। अब इससे ज्यादा अलग कितना करो, रतलाम आगे बढ़ाओगे साले। ओके, लेट मी शो यू योर नोट्स ऑन द स्क्रीन। अच्छा, अभी तक बुक का डिस्कशन तो अपने स्टार्ट ही नहीं किया है, वी आर अबाउट टू स्टार्ट दैट। एक चैप्टर के प्रशांत नोट्स प्रिंट करवा लो, बाकी फिर बुक्स का वेट करो। आपकी बुक्स कब तक खत्म हो जाएंगे? आई एम अज्यूमिंग आपकी बुक्स इन अराउंड 10 to 12 डेज आपकी बुक्स मेरे से कंप्लीट हो जानी चाहिए। सर हाउ डू वी मेक नोट्स एंड व्हाट वी डू इज प्रॉबली, आई थिंक आपको ऐसे समझ में आएगा। आई विल प्रॉब्ली शो यू अराउंड कि क्यों आपके इसमें इतना टाइम लगता है, विच इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू सी। मैं आपको बताता हूँ एक सेकंड। मीनवाइल आपके ये फर्स्ट चैप्टर के नोट्स देखिएगा। पायल, अभी आप ऑफिस में हो क्या? तो यार खाली एक बार वो मॉड्यूल जो मैंने आपको दिया है ना, वो एक बार लेके सेकंड फ्लोर पे आप आओगे क्या? जो सेकंड फ्लोर में सबसे कॉर्नर में जो क्लास है ना यस की, जस्ट ऑपोजिट द वॉशरूम वाली। थैंक यू। आई शो यू अराउंड कि क्यों उसमें इतना टाइम लगता है। बहुत सारी क्लासेस एंड में बच्चों को ये रेकमेंड करती हैं कि प्लीज साथ साथ में आप लोग ये करते रहिएगा, मॉड्यूल रेफर करते रहिएगा, देखते रहिएगा, ऐसा होगा। मेरे केस में आप निश्चित तौर से मॉड्यूल देखना ही मत, मतलब 1% भी रीड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने कहा भैया ऐसा क्यों? मतलब मॉड्यूल तो इतना बड़ा होता है और नोट्स छोटे होते हैं, हमको तो हमारे सीनियर्स ने बताया था कि मॉड्यूल एक बार देख लो। सो आई जस्ट शो यू कि आपके नोट्स बनते कैसे, तो आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा हो जाएगा। बिफोर वी गो देयर, अब यहां पर अगर आप देखें तो मेरे को अब आपको आपके सब्जेक्ट के बारे में समझाना है, राइट? सर डज रिकॉर्डेड स्टूडेंट लेक्चर्स गेट्स टेस्ट? टेस्ट सबको मिलते हैं, मॉडल आंसर सबको मिलते हैं, पर चेक फेस टू फेस के और लाइव वालों के होते हैं, बाकियों के हम चेक नहीं करते हैं। श्योर? नाउ इधर पधारो मेरे साथ। अपन क्या पढ़ रहे थे? बुक का नाम बताना मुझे वापस से। ठीक है, सेटिंग अप ऑफ बिजनेस, और उसके बाद इसका सेकंड हिस्सा है इंडस्ट्रियल लॉज, और लास्ट में है ये लेबर लॉज। अच्छा बच्चों, अब है ना ये बुक भी अपने में एक नई बुक है। पहले वाली बुक में ये और ज्यादा होते थे, इसमें 21 चैप्टर हुआ करते थे पहले वाली बुक में। पहले वाली बुक के अंदर इसमें एक पार्ट सी भी हुआ करता था अलग से। पार्ट सी में क्या होता था? कंपनी को बंद करने का तरीका, स्ट्राइकिंग ऑफ करने का तरीका, वो सब दिया था। वो सब इन्होंने यहां से हटा दिया है सर। वो सब यहां से हटाकर इन्होंने कहां डाला है? कंपनी लॉ के अंदर डाल दिया। मतलब पहले वो चीज मैं पढ़ाता था, अब वो चीज आपको कौन पढ़ाएंगे? विकास सर है, पर अब इस बुक के अंदर नहीं है। अब इस बुक को समझने की कोशिश करते हैं। चलो यार फोकस करना है यार, लेते हैं प्रभु का नाम, शुरू करते हैं आपकी इस पे चर्चा। तो सबसे पहला हिस्सा इस बुक का क्या बोलता है? सेटिंग अप ऑफ बिजनेस। सर समझो 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 समझो, जब मैं तुम्हारे सामने कहता हूं ना कंपनी लॉ, तो वहां पर तुम्हें सिर्फ ये सिखाया जाएगा कि एक कंपनी कैसे बनती है, उसे कैसे चलाया जाता है, और कैसे उसे बंद किया जाता है। यार एज अ कंपनी सेक्रेटरी बहुत बार तुम एक प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी बनते हो,
जब तुम एक प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी बनते हो, जरूरी नहीं है कि सबको तुम एक ही सलाह दोगे कि क्या करो, कंपनी बना लो। अच्छा, आज मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, देखते हैं कि तुम कैसा, दिमाग से जवाब देना भाई। तो भैया तुम्हें पता है बहुत सारे तरीके के बिजनेस होते हैं, जैसे पार्टनरशिप, सोल प्रोप्राइटर, HUF, LLP कंपनी, सब नाम सुने हुए ना। तो आप सब प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, आज मैं आपके पास आया हूं, मैं भैया बिजनेस करना है और मुझे बताओ कौन सा फॉर्म ऑफ बिजनेस स्ट्रक्चर ऑप्ट करूं, बताओ कौन सा फॉर्म स्टार्ट करूं, क्या बोलते हो? हाँ भाई, कोई भी कर ले, ठीक है जी सर, कौन सा फॉर्म स्टार्ट करूं? अरे मैं एडवाइस मांगने आया हूं आपसे। LLP करूं? अच्छा एक सेकेंड, थैंक यू, 1 मिनट रुकोगे सिर्फ यहाँ पे। ये है आपका SB, ये JIGL मार्क कर रहे हो क्या? अभी अभी JIGL कर रहे थे क्या? ठीक है, तो ये आपकी एक JIGL का मॉड्यूल है, ऐसा ही आपका SBC का भी है, ऐसे ही आपका EBCL का भी है ना। नहीं, EBCL SBC का नहीं लाया नोट्स, ठीक है, ओके। अब ये देखिए, मैं आपके हर नोट्स के बनने को, जो लोग इसको देख सकते हैं, जो इधर देख सकते हैं, मैं आपके हर नोट्स में, जैसे मान लीजिए फॉर एन एग्जांपल, ये एक रैंडम पेज ओपन किया मैंने, एवरीवन इज एबल टू सी इट। पहले हम आपके नोट्स का एक प्रिंट लेते हैं, उसके बाद इसमें जो इररेलेवेंसी वो हटा देते हैं, और जो सब कुछ रेलेवेंट है वो एक एक चीज ऐड करते हैं, वो एक एक चीज ऐड करते हैं, वो एक एक चीज ऐड करते हैं। इफ यू कुड सी, राइट, जहां पे MCQs का चांस लगता है वहां पे हम लिख देते हैं कि ये MCQs के लिए है, ऐसे एक एक पेज का जहां MCQ है अपन यहां पे अंदर डाल रखा है कि ये MCQ पॉइंट है। लाइव पीपल, इफ यू कुड सी दिस, जो काम का है, जो रेपिटेटिव है, जो नहीं है काम का, जहां और MCQs है, वील कीप इट लाइक दिस। सो आपका एक एक मॉड्यूल का पन्ना, एक एक मॉड्यूल का पन्ना इज फर्स्ट रेड बाय मी, ठीक है। उसके अंदर मैं सिलेक्शंस करता हूं, क्या काम का है, क्या नहीं, क्या काम का है, क्या नहीं, ऐसे आप पूरी पूरी बुक देख सकते हो। जहां MCQs आ सकते हैं वहां मैं ऊपर लिख दूंगा कि क्या क्या MCQs के लिए ऑप्शंस है। ऐसे ये पूरी बुक है, जो ऑरेंज है वो MCQs के लिए और रेलेवेंट है। समझ में आया? तो हम लोग आपकी बुक्स को ऐसे बनाते हैं, राइट। सो दिस टेक्स टाइम। आपके मॉड्यूल्स अभी भी नए नए आए हैं जिनको अपन कन्वर्ट कर रहे हैं। एक और सिंपल तरीका हो सकता है आपको नोट्स देने का, Ctrl+C, नोट्स में Ctrl+V, ऊपर अपने टीचर का नाम डाल दो, बन गए नोट्स। बट उससे आपका काम बहुत बढ़ जाएगा, फिर आपको ये 750 पन्ने पढ़ने पड़ेंगे बैठ के। ये जो मेरा काम है जिसमें मैं रात भर जाग जाग के खाली मार्किंग्स करता रहता हूं, वो सिर्फ और सिर्फ इसीलिए है कि आपका काम बहुत ही ईजी हो जाए। MCQs अलग से छटे हुए दिखेंगे, सब कुछ अलग से दिखेगा। दिस इज वॉट वी आर डूइंग फॉर यू इन द नोट्स। थैंक यू सो मच। चलो, हाँ जी, तो भैया एवरीवन वेरी मच क्लियर ऑन दिस एंगल कि हम लोग कैसे 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 करते हैं। डन। सो योर नोट्स आर वन मास्टरपीस विच वी आर क्रिएटिंग, जिसके अंदर सारी इररेलेवेंसी हटेगी, रेपिटेशंस हटेंगे। अच्छा, आपके नोट्स के अंदर हम लोग बहुत सारी चीजें भी करते हैं, एग्जांपल्स ऐड करना, वो जो अपन ने अभी JIGL के अंदर देखा था। तो जहां एग्जांपल्स ऐड करने, जिन चीजों को अपने को ऐसा लगता है कि याद करने के लिए हाइलाइटर्स, ये सारी चीजें, जो जो चीजें मैं चाहता हूं आप लोग याद रखें वो। और एंड में हम लोग यहां पर एक चीज लिखेंगे, दिस इज योर MCQ शीट। यहां पर जो भी MCQ की रेलेवेंसी है वो हम यहां पर ऐड करेंगे। सो इट्स अ मास्टरपीस, जस्ट वेट फॉर 10-15 डेज एंड लेट मी डू इट इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। वैसे भी आफ्टर दिस वीक यू विल बी गेटिंग अ ब्रेक, और अपन वापस से कुछ 15 के आसपास या फिर 14 के आसपास रिज्यूम कर रहे होंगे, तब तक आपके नोट्स पूरे पूरे रेडी होंगे, प्रिंटेबल रेडी, और आपके हाथ में आपकी बुक्स मिल जाएंगी। श्योर। सो बस कुछ दिन का इंतजार, लेट मी इन्वेस्ट द बेस्ट टाइम फॉर यू गाइस। ओके, हाँ जी माही प्लीज बताइए सर, लेक्चर्स की वैलिडिटी कब तक रहेगी? मैं December 23 बोथ मॉड्यूल्स के लिए परचेस करूँ तो ऑब्वियसली December 23 तक। December 23 का एग्जाम है तो June 24 तक लेक्चर देख के क्या करोगी? आप चाहे तो उसे बाद में एक्सटेंड करवा सकते हैं। चलिए नाउ, अच्छा हाँ जी हेल्प करो, किसी ने बोला था LLP, सर आपका नाम क्या है? अभिषेक, हाँ भाई, तो भाई उपमन्यु भाई ने बोला है कि LLP स्टार्ट करो। जी सर। सुशील, सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप, OPC, सेक्शन 8, HUF, क्या बनाऊं?
एचयूएफ बना दूं? चलो बहुत ही बढ़िया। एचयूएफ कैसे बनाते हैं? कोई भी बना सकता है एचयूएफ? नहीं, अकेला आदमी एचयूएफ बना सकता है? नहीं, क्यों? आपने सर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, अकेला आदमी क्या करेगा? फालतू बातें मत किया करो हमसे। हाँ ठीक है, ओबीसी बनाओ, 1% ओबीसी बना दूं। और कितने लोग कहते हैं सोल प्रोप्राइटर बना लो? अबे चमनो, गवारो, तुम्हें पता है कि मेरा धंधा क्या है? पहले से धंधे का तरीका बता दिया। कंपनी बना लो, सोल प्रोप्राइटर बना लो, एलएलपी बना लो। साइकिल बेचनी है मुझे, कंपनी बना के क्या करूं? आपने हाँ अच्छा, बाल काटता हूं, हजाम हूं मैं, नाई हूं, क्या लिखूं? चिराग हेयर कटिंग कंपनी? फालतू बात है। अबे कभी भी तुम लोग अगर ऐसे करोगे तो भाऊ कैसे चलेगा? तुम कंपनी सेक्रेटरी हो, तुमसे आके वो जब पूछेगा कि हमें कौन सा बिजनेस स्ट्रक्चर रखना चाहिए, तो तुम पहले पूछोगे कि भैया तेरा बिजनेस क्या है? पहले ये तो बता दे कि धंधा क्या है तेरा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मेरे को है ना, मैं बहुत बढ़िया इस्त्री करता हूं। आई एम जबरदस्त, मतलब पैदाइशी धोबी हूं मैं, बना ही इस चीज के लिए हूं। मतलब मुझे, मैं दूर से आता हूं, पापा कहते हैं रेन आ गया, टाइड आ गया, ऐसे बुलाते हैं ऐसा। अब मुझे बताओ, मुझे कौन सा बिजनेस स्ट्रक्चर रखना चाहिए? सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप, एलएलपी, कंपनी, जो तुम बोलो। सोल प्रोप्राइटर, आप कह रहे हैं सोल प्रोप्राइटर रख लो। अच्छा, मैं बहुत बढ़िया मोबाइल बनाता हूं, मतलब जबरदस्त फोन्स बनाता हूं, पूरे भारत में बेच सकते हैं अपन। क्या करें? मतलब सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप, कंपनी। कंपनी हमने सर कंपनी कर लो। अच्छा, क्यों पहले वाला सोल प्रोप्राइटर था और क्यों दूसरा वाला कंपनी था? आपने सर पहले वाले में बहुत ही लोकल सा मार्केट था, कपड़े प्रेस कराने के लिए अंबानी तो गुजरात से उड़ के आएगा नहीं कि भाई साहब प्रेस होगी तो इससे होगी, वरना नंगे घूमेंगे, ऐसा तो होना नहीं है। आपने कहा सर ये तो आपके छोटे एरिया का ही काम है, सो इसमें हमें लगा कि सोल प्रोप्राइटर बढ़िया है, और मोबाइल्स तो भैया पूरी दुनिया में बेचते हो, तो सर वो हमें लगा बड़े स्केल का काम है, तो हमने कंपनी सजेस्ट कर दी। ठीक है, अच्छा अब मेरे को थोड़ा और सलाह दो, मुझे थोड़ी और हेल्प करो। यार मैं और मेरा दोस्त मिलकर आए हैं आपके पास, हम दोनों को बिजनेस स्टार्ट करना है, दोनों को ही मालिक बनना है, दोनों को ही मालिक बनना है, पैसा भी शेयर करेंगे और रिस्क भी शेयर ही करना चाहते हैं। तो कौन सा फॉर्म ऑफ बिजनेस ज्यादा अच्छा रहेगा हमारे लिए? अपने सर पार्टनरशिप कर लूं, इसमें क्या है, मतलब इट्स वेरी नॉर्मल। अब समझो, कंपनी लॉ तुमको सिर्फ ये सिखाता है कि कंपनी कैसे बनती है और कंपनी क्या करती है। एसबीईसी तुम्हें सारे फॉर्म सिखाएगा, चाहे वो सोल प्रोप्राइटर हो, एचयूएफ हो, पार्टनरशिप हो, एलएलपी हो, सब कुछ आएगा इसके अंदर। दोस्त एज ए कंपनी सेक्रेटरी बहुत बार तुम्हें एडवाइस करना पड़ेगा आगे बढ़ के कि आपके लिए कौन सा स्ट्रक्चर बेटर रहेगा। तो बाबू आपका जो पार्ट ए है, आपका जो पार्ट ए है दोस्त, इसमें दो चीजें मिलेंगी आपको। पहला तो दूसरे दूसरे तरीके की ऑर्गेनाइजेशन, जैसे चैप्टर 2 के अंदर हम कंपनी सीखेंगे, सारी की सारी प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, ये सब सीखेंगे। आगे बढ़ोगे तो हम एलएलपी सीखेंगे। एलएलपी क्या होता है? लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, वो कैसे बनती है वो हम सीखेंगे एलएलपी के अंदर। सर इसके और आगे बढ़ोगे ना तो सेक्शन 8 कंपनी, एनपीओ कैसे चलते हैं, एनजीओ कैसे चलती है, वो सीखेंगे। तो बाबू इस बुक का पार्ट ए का दो हिस्सा है। पहले हिस्से में सारी तरीके के बिजनेसेस सीखेंगे जो पॉसिबली अपन बना सकते हैं, और दूसरा तरीका है इनका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, यानी कि इन्हें कैसे बनाया जाता है वो। तो पहले हिस्से में अपने क्या सीखना है, कितने तरीके के बिजनेस हैं, और दूसरे हिस्से में क्या सीखना है, इन्हें कैसे बनाया जाता है। श्योर इनफ? सो सर आपका एसबीसी एसबीआईएल दो हिस्सों में बटा हुआ है। पहला हिस्सा कौन सा है दोस्त इसका? आपने कहा सर जो इसका पार्ट ए है ना, उसमें सेटिंग अप ऑफ बिजनेस आता है, जो कितने मार्क्स के लिए होता है? 60 मार्क्स। और दूसरा हिस्सा कौन सा दोस्त? लेबर लॉज। अच्छा दोस्त लेबर लॉज मतलब क्या? अच्छा आज मेरे को एक बात बताओ, तुमको बहुत ही बढ़िया मजा आएगा एकदम। डन बेटा, फेस टू फेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, रिद्धि आप कल से आ सकते हो। हाँ जी, लेबर लॉज। लेबर लॉज क्या होता है समझो, चलो अपन देखते हैं कि तुम्हें कितना समझ में आता है। आ, कभी ये लाइन सुनी है, मेटर्निटी बेनिफिट? किसी ने वर्ड सुना हो मेटर्निटी बेनिफिट? नहीं कभी? अच्छा इसका अर्थ क्या लग रहा है अगर मैं तुम्हारे सामने बोल रहा हूँ मेटर्निटी बेनिफिट? ऐसी बस तुम्हारे हिसाब से तुक्का, हाँ करते। ओके ठीक है, रिटायरमेंट बेनिफिट्स है। मैम आपका नाम क्या है? क्षितिजा?
हाँ यार, इसी में से ए हटा दो तो ये हमारे वाइस चांसलर थे क्षितिज सर। हाँ जी, तो क्षितिजा क्या कहती हैं? जल्दी 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 लाइव वाले गोलू, आप भी तुक्का मारिए। क्षितिजा क्या लगता है मैटरनिटी बेनिफिट? नहीं, बिल्कुल भी आइडिया नहीं आ रहा। ओके, चैताली। वाह यार, बहुत ही बढ़िया। पहली बात तो ये थी ना, मैटरनिटी मतलब मैटरनिटी, साले रिटायरमेंट बेनिफिट बोल रहे, रिटायरमेंट के लिए जो चीज बोल रहा है तब होती भी नहीं। आ जाओ वापस से, रिटायरमेंट में 4 धाम की यात्रा करेंगे, मैटरनिटी वाले काम करेंगे। तो मैटरनिटी का मतलब होता है कि प्रेगनेंसी, जब कभी भी देयर इज अ मदर हु इज एक्सपेक्टिंग अ बेबी, राइट? मैटरनिटी बेनिफिट्स, सो यानी कि हर वो औरत विच इज एक्सपेक्टिंग अ बेबी, उनको क्या बेनिफिट्स मिलने चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, आप सबके घर में कभी ना कोई आपके भाभी, प्रॉब्ली आपके कजिन, कोई ना कोई प्रेग्नेंट हुए होंगे, और यू नो प्रॉब्ली दे वुड हैव डिलीवर्ड अ वेरी क्यूट किड। माई क्वेश्चन इज, डोंट यू थिंक कि मैटरनिटी के टाइम पे औरतों को काम कराना थोड़ा सा रिस्की है? मतलब ऑलरेडी बेचारी इतने प्रेशर में है, आप उनसे कितना काम करवा लोगे? अच्छा, कायदे से आखिरी का 1 महीना तो बहुत ही रिस्की है। मतलब यार कैसे, मतलब 9th मंथ में किसी से काम करवा रहे हो या 8th मंथ में किसी से काम करवा रहे हो, गलत है। अच्छा, माँ ने आज डिलीवरी करी बच्चे की, कल बुला लें उसको वापस काम पे? आपने नहीं सर बहुत कम हो जाएगा, तो थोड़े दिन तो आराम करने दो। बाबू ये लेबर लॉज है। लेबर लॉज में जब किसी फैक्ट्री में कोई औरत काम कर रही है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। हाँ जी, प्रेरणा तुम्हारी बात थोड़ी सी गलत सी लग रही है, पर तुम्हारी नीयत मुझे समझ में आ गई। प्रेरणा कह रही है सर, व्हेन अ लेडी इज प्रेग्नेंट एंड शी एंजॉयज सम बेनिफिट्स, बट यस आई गॉट इट व्हाट यू मेंट। कमिंग बैक वेयर आई वाज। अच्छा, मैटरनिटी बेनिफिट की बात चल रही है। अब देखो मैं तुमको भारत का मैटरनिटी बेनिफिट रूल बताता हूँ। पहले मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के लिए क्या कहा जाता था? पहले जो एक्ट था ना, उसका नाम था मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961, जो ये कहता था कि अगर कभी भी कोई औरत आपके एम्प्लॉयमेंट में है, मतलब आपके यहाँ काम कर रही है, एंड ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट वो आके आपको ये बताती है दैट शी इज प्रेग्नेंट, तो ऐसे केस में एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी होती है कि उसे छुट्टियां दी जाए, और उन छुट्टियों के लिए उसे पैसे भी मिलेंगे। मतलब वो घर पे ही रहे पर उसको सैलरी मिलती रहेगी, क्योंकि यार जो ये बेचारे मजदूर लोग ये काम कर रहे हैं, इनके पास थोड़ी इतनी गुंजाइश है कि 6 महीने के लिए पैसे नहीं दोगे तब भी बेचारे बैठ पाएंगे। पुराने एक्ट में 12 हफ्तों की छुट्टी मिलती थी औरत को। इफ शी इज प्रेग्नेंट, कितने हफ्ते की छुट्टी? 12 हफ्ते, 12 वीक्स ऑफ। कार्तिक, हमें नहीं मिल सकती मैटरनिटी बेनिफिट, खुश नहीं होना चाहिए। मैटरनिटी बेनिफिट औरतों के लिए, हम नहीं कर पाएंगे ये। खुश हो रहा है देखो कैसा एकदम। हाँ जी, सो 12 हफ्ते, 6 हफ्ते प्रेगनेंसी से पहले, 6 हफ्ते प्रेगनेंसी के बाद, और अगर प्रेगनेंसी में आप बीमार हो जाते हैं और, तो 1 महीना और एडिशनल छुट्टी मिलती थी, मतलब 4 हफ्ते और छुट्टी। मस्त है एकदम, सही। अब तुमको पता है, फिनलैंड में चले जाओ या फिर यूएस के बहुत सारे स्टेट्स देख लो, वहां पे प्रेगनेंसी में 52 हफ्ते की छुट्टी है। आपने कहा एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, प्रेगनेंसी में 9 महीने का प्रोसेस है। अगर 1 महीने में 4 हफ्ते होते हैं, तो 9 महीने में 36 हफ्ते ही होने चाहिए। ये 52 हफ्ते की छुट्टी कैसे करवा रहे हो आप? मतलब आप ये कह रहे हो कि सोचने पे भी छुट्टी मिलेगी? सर वी आर थिंकिंग ओके हॉलीडे, ऐसे नहीं होता। कब से छुट्टी? 52 हफ्ते की छुट्टी, 1 साल, 1 साल में 52 हफ्ते तो होते हैं, पूरे साल की छुट्टी। मतलब जिस दिन आप प्रेग्नेंट हुए, आपको वहीं से ऑफ करवा दिया जाता है कि आप रेस्ट करिए, अपना ध्यान दीजिए, बच्चा पैदा होने के बाद 3 महीने उसका ध्यान रखिए और फिर काम करना है। 52 हफ्ते की छुट्टी। और इंडिया में कितने दिन की? 12 वीक्स। हमने बोला ओ भाव, थोड़ा तो रहम करो, हम मानते हैं हम इंडियंस है, हार्ड वर्किंग है, पर ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया 12 हफ्ते में। और यूएस में 52 वीक्स। प्रोसेस सेम है, दर्द सेम है, ऐसा कहीं को कर रहे हो? सो इंडिया ने चेंजेस किए। इंडिया अभी मैटरनिटी बेनिफिट में चेंज लाया। इंडिया के मैटरनिटी बेनिफिट में चेंज आया है कि अब अगर कोई औरत विच हैज बीन डिलीवर्ड ऑफ अ किड, मतलब विच इज प्रेग्नेंट, उसको 26 हफ्ते की छुट्टियां मिलेंगी। कितनी? 26 वीक्स। 26 वीक्स ऑफ हॉलीडे। आपने कहा या नाउ यू आर टॉकिंग, हमें ठीक लगा। और 26 हफ्ते सही भी है, 26 वीक्स इज आधा साल। 6 महीने की छुट्टी, और क्या ही करोगे यार, इससे ज्यादा आराम भी नहीं करना। और इंडिया में इतना टाइम आराम किया ना तो वापस आके कह देगी वापस से प्रेग्नेंट हो गई हूं। सो आप इतनी भी छुट्टी मत दीजिए, वी आर इंडियंस। अच्छा एक सेकंड देखो, इंडिया की पॉपुलेशन ऐसी थोड़ी बड़ी है, इंडिया की पॉपुलेशन ऐसी थोड़ी बड़ी है। इंडिया के लोग मेहनती हैं भाई, हम बहुत मेहनती हैं। कोविड का टाइम याद है तुम्हें?
तो भाई कोविड में मोदी जी आए, बोले भैया कोविड हो गया, लॉकडाउन कर रहे हैं, सब अंदर बैठिए, ठीक है। फिर मोदी जी आए, बोले यार लोग बोर हो रहे हैं, कह रहे भाई थाली बजाओ। तो सब अपन बाहर गए, टंग 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 टंग। कितने लोगों ने थाली बजाई थी? हाँ, गुड, आई लाइक इट। सो सब लोग गए, थाली बजाई, टंग 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 टंग। भाई यहां पर नमूने लोग बाहर जाके कह रहे हैं कि वाओ मास्टर प्लान मोदी जी, इससे एक वाइब्रेशन क्रिएट होगा, वायरस हवा में ही मर जाएगा। वायरस हंस रहा है मुंह पे, बोले कुत्ते की मौत मरेगा, अभी आ रहा हूं तेरी साइड। आधे लोग तो अपने बाप की शादी समझ रोड पे कूद गए, रोड पे थालियां बजा रहे। फिर मोदी जी ने कहा यार ये लोग और बोर हो रहे हैं, और कुछ करना पड़ेगा। फिर मोदी जी आए, बोले कि भाई रात को लाइट बंद कर दो, ठीक है। चीप पीपल, इतनी गंदी स्माइल देते हैं ना, इससे घटिया लोग। तो मोदी जी मैंने लाइट बंद कर दो प्लीज। अब बाहर जाके एक फ्लैश चालू करो, या फिर कोई भी एक छोटी सी मोमबत्ती जलाओ, एंड लेट्स सेलिब्रेट दिस इन अ वे कि आज ही टाइम पास। अब यहां पे सबने बात सुनी, यूपी वाले बात सुनना भूल गए। मोदी जी ने यह भी कहा था कि 10 मिनट के बाद लाइट चालू कर दो, वो नहीं माने। बाद में भाई साहब योगीनाथ चिल्ला, हेलो 10 मिनट के लिए लाइट बंद बोली थी, क्या कर रहे हो? इतनी प्रॉब्लम हुई कि यूपी को कोविड दौरान एक बिल पास करना पड़ा, पॉपुलेशन कंट्रोल बिल। आपको पता है ना यूपी में पॉपुलेशन कंट्रोल बिल है। अच्छा सोचो, अगर ये ऐसे 26-26 हफ्ते के मजे तुमने प्रेग्नेंट वुमेन को पास ऑन करना स्टार्ट किए। मेरी अम्मा की बात करता हूं, मेरी बड़ी दादी, मतलब दादी की मॉम, राइट, उनके 11 बच्चे थे। तुम्हें समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? 11 बच्चे। CACET के फेस टू फेस बैच में 8 बच्चे बैठे थे मेरे पास आके। मेरी दादी अकेली मेरी क्लास पढ़ सकती थी। 11 बच्चे, ठीक है। और एक सेकंड, उन्हें 12वां इसलिए नहीं हुआ क्योंकि 12वें साल में दादाजी निकल लिए थे। अगर वो रुक गए होते तो उन लोग नहीं रुक रहे थे। दे वर वेरी हैप्पी, दे वर सो हैप्पी इन देयर लाइव्स। काम ही क्या था, सुबह जाओ काम करके आओ। ट्रस्ट मी। So not trying to make fun but just trying to tell this in a fun way. अच्छा, आपके भी कोई बड़े दादा बड़ी दादी ऐसे पहले के समाज, पहले के टाइम में चले जाओ तो बच्चे पैदा करना तो हॉबी हुआ करता था। इंडिया ऐसी थोड़ी 140 करोड़ पार किया है। सो है ही, आज एक नई जनरेशन है। पहले एक लोगो आया था, हम दो हमारे दो। अब मोदी जी ने महंगाई इतनी कर दी कि हम दो हमारा एक जैसे तैसे, तो पूरी समाज बदल गए। पर पहले वाली प्रिमिटिव सोसाइटी ऐसी होती थी, 11 बच्चे। यार आप 11 बच्चों की बात कर रहे हो। सो समवेयर उस टाइम पे इतने ज्यादा उनके बच्चे हो गए। सो अब इंडिया ने अपना ये जो मैटरनिटी बेनिफिट लाया है, उस हिसाब से तो दादी को 5.5 साल की छुट्टी मिलनी चाहिए। 26 हफ्ते, एक साल में छुट्टी, 11 बच्चे हैं, मतलब हर साल में 26 हफ्ते छुट्टी, मतलब 5.5 साल। मतलब तुम ये कह रहे हो कि 5.5 साल दादी आराम करे और एम्प्लॉयर इनकी रेस्ट के लिए 5.5 साल इनको फोकट में पैसे देता रहेगा। ऐसे तो एम्प्लॉयर रोड पे आ जाएगा। सोचो, एक फर्म में 10 लड़कियां काम कर रही है, 10 सेम टाइम पे कहते हैं कि हम प्रेग्नेंट हैं और हम तो जा रहे हैं, वो चले जाए। एम्प्लॉयर 10 लोगों को सैलरी दे रहा है बैठ के, और वो वापस से आए 2 महीने बाद, बोला वापस, बाय, सी अप, रवाना। ये तो भाई साहब एम्प्लॉयर बर्बादी हो जाएगा। आपको नहीं लगता कि थोड़ा ज्यादा हो जाएगा? सो मैटरनिटी रिलीफ एक्ट बना। हमने कहा देखो भैया, हम लोगों को मदरहुड को प्रोटेक्ट करना है ताकि एक पेरेंट अपने बच्चे पे ध्यान दे पाए और खुद पे भी ध्यान दे पाए, पर इसे हॉबी नहीं बनाना है। 2 बच्चों तक मैटरनिटी बेनिफिट मिलेंगे 26 हफ्ते के। आपने कहा सर तो आप ऐसा बोलना चाह रहे हो? अरे प्लीज सर, आपने कहा कि सर आप ऐसा बोलना चाह रहे हो कि अब 26 हफ्ते के बाद अगर तीसरा बच्चा प्लान कर रहे हैं तो आप छुट्टी नहीं दोगे, तो क्या काम करती रहे बैठ के पूरा टाइम? हमने कहा हम छुट्टियां कम कर देंगे, तब हम सिर्फ 12 हफ्ते ही देंगे। तीसरे बच्चे से हम कहेंगे कि अब आप नहीं मान रही हैं तो आपके लिए टाइम कम किया जाता है। कितने कर दिया जाएगा? 12 हफ्ते कर दिया जाएगा। सर इसे कहते हैं मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961। अब मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट एक लेबर लॉ है जो विमेन को प्रोटेक्ट करता है। अच्छा, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट बोलता है जब औरत वापस भी आए ना, उसके बाद उसको दिन में 4 ब्रेक देना, क्योंकि बॉडी वीक है, उसने अभी भी एक डिलीवरी करी है, उसकी पूरी बॉडी का एक हिस्सा बाहर निकला है, शी नीड्स रेस्ट, उसे 4 ब्रेक मिलेंगे। अच्छा एक सेकेंड, नया बच्चा है, अकेला तो रह नहीं सकता, तो उसके बच्चे की देखभाल करने के लिए कमरा भी बना के देना पड़ेगा। वहां पे आपने कहा सर हर लड़की के लिए एक कमरा? नहीं, एक ही कमरा जहां पे सारी मदर्स अपने बच्चों को ले जा सकती है। अब देखो दिक्कत क्या है ना, इसमें भी हमें डर है। क्या है? ये कहीं इसमें कुछ लफड़ा ना हो जाए। आजकल तो बेबी हम किसी को भी बोल देते हैं, तो हमने कहा कि भैया याद रहे, छोटे बच्चे को वहां ले जाकर बच्चे का ध्यान रखा जा सकता है, उसका पालन पोषण किया जा सकता है। अच्छा एक सेकेंड,
ये भी रूल है मैटरनिटी बेनिफिट में। अच्छा एक सेकेंड, दिन में बस एक पैदा हुए बच्चे को 4 बार देखोगे वो पल जाएगा? आपने कहा नहीं सर, बहुत अटेंशन चाहिए, हर वक्त छोटी छोटी देर में रोएगा। तो उस रूम में ये लोग एक लेडी को भी अपॉइंट करते हैं, उस रूम में ये लोग एक लेडी को भी अपॉइंट करते हैं जो बच्चों का ध्यान रखती है। बच्चे ये सारे लॉस क्या है? ये एक मैटरनिटी एक्ट के अंदर अलग अलग लेबर को बचाने के लिए लॉज हैं सर। और कौन से लॉज होते हैं? पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी, कभी किसी ने वर्ड सुना है ग्रेचुटी? ग्रेचुटी 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 नहीं। आप में से कितने पेरेंट्स सैलरीड है जो जॉब करते हैं? 1 2 3 4, ओके, बाकी सब बिजनेस में। बहुत ही बढ़िया। सो जो सैलरीड वाले लोग हैं ना, आपके पेरेंट्स को रिटायरमेंट के टाइम पे जनरली इनको ग्रेचुटी मिलेगी। रिटायरमेंट वैसे गलत वर्ड है, जब भी वो नौकरी छोड़ेंगे उन्हें ग्रेचुटी मिलेगी। अच्छा, अभी ग्रेचुटी का आइडिया अपने में मस्त है, बस ये लास्ट चीज बता रहा हूं तुमको ग्रेचुटी की। ग्रेचुटी वर्ड क्या है ना, ये इंग्लिश से निकला है। लाइक अगर आप मेरे लिए कुछ करो तो मैं ग्रेटिट्यूड में आपको थैंक यू बोलूं, या फिर ग्रेटिट्यूड में मैं आपके लिए कुछ करूं, तो इसको बोलते हैं ग्रेटिट्यूड। तो ग्रेचुटी क्या बनी? ग्रेचुटी कहां से बनी? अच्छा, ग्रेचुटी भी कोई बहुत पुराना लॉ नहीं है, 1972 का है, 1972, 1972। अब ये ग्रेचुटी आया। ग्रेचुटी अपने बहुत सुंदर था, पहले ऐसा कुछ हुआ ही नहीं करता था, लोग काम कर रहे थे, गधा मजदूरी करते थे। फिर एक एरा आया जहां अमिताभ बच्चन फेमस हो गया, अमिताभ बच्चन की क्रेज, और अमिताभ बच्चन हर पिक्चर में मजदूरी बनता था। कोई ना कोई लेबर यूनियन का हेड बन के बैठा रहेगा और बोलेगा हमारी मांग है पूरी करो, ऐसे कैसे नहीं करोगे, हाँ करके वो कर रहे होते थे अपने केस में। अब ये अमिताभ बच्चन का दौर, सारे वर्कर्स एम्पावर हो गए, सारे के सारे वर्कर्स क्या हो गए? एकदम एम्पावर। बोले भाई साहब अपने को चाहिए इज्जत, अब नहीं होगा ऐसे, मजदूर है तो क्या हुआ, इज्जत तो पूरी लेके जाएंगे। अब इधर भाई इन लोगों ने पहली बार 1970 1970 में पहली बार अच्छा, तुम लोग को सारे स्टेट्स पता है? केरला नाम सुना है? धन्यवाद। वेस्ट बंगाल? धन्यवाद, बहुत ही बढ़िया। तो भाई सबसे पहले वेस्ट बंगाल आया। वेस्ट बंगाल बोला ओए सारा मजदूर लोग इधर आओ, तो सब दौड़ के पहुंचे उधर। बोले क्या हुआ दीदी, क्या हुआ दीदी? बोले हम तुम्हारे लिए एक लव लाया है। क्या लाया है? लव लाया है, LAW वाला लव, यानी कि लॉ। बोले दीदी क्या लव लाए हो? बोले हम तुम्हारे को थैंक यू बोलेगा जब तुम 10 साल हमारे यहां पे कंटिन्यूअसली काम करेगा। मतलब ईमानदार को धन्यवाद बोलेंगे। कब बोलेंगे ईमानदार को धन्यवाद? 10 साल काम करके। आपने कहा सर 10 साल काम करने के बाद ये थैंक यू बोलेंगे सिर्फ? लेकिन मुंह पर रख के देंगे एक रैपट, इसमें हमें नहीं चाहिए थैंक यू। थैंक यू मॉनेटरी टर्म्स में, मतलब अगर आपने 10 साल ईमानदारी से हमारे यहाँ काम किया, तो अगर आप 10 साल के बाद जाओगे तो हम आपको क्या देंगे? ग्रेचुटी, यानी थैंक यू। आपकी लॉयल्टी के लिए आपको पैसा मिलेगा, सिर्फ हमारे पास काम करने के लिए। अब ये काम करना तो तुम्हारी ड्यूटी थी, पर तुम्हारी ईमानदारी की वजह से तुम्हें रिटायरमेंट, मतलब जब भी तुम नौकरी छोड़ते हो पैसे मिलेंगे। सारे के सारे वर्कर भाग गए उधर वेस्ट बंगाल, सब के सब रसगुल्ला खा रहे हैं उधर। बाकी जगहों पे लेबर महंगी हो गई। अच्छा यार तुम बताओ, आज तू काम कर रहा है, मैं जो तेरे को पैसा देता हूं उससे तो तेरी जेब खर्ची निकलेगी। फ्यूचर का क्या? जब रिटायर होगा तब क्या करेगा? ममता बनर्जी वाली गवर्नमेंट ने तो तुम्हारी प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दी। खैर तब ममता बनर्जी नहीं थी, सिर्फ मस्ती करने के लिए बोल रहा हूं। तो उन्होंने तो प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दी यार, तुम्हारा पैसा सेव भी हो रहा है। जब जाओगे इकट्ठा पैसा लेते हुए जाओगे, और ग्रेचुटी का अमाउंट कितना भी हो सकता है, 5 लाख 10 लाख 15 लाख, बढ़िया सेविंग्स होगी तुम्हारी, बहुत ही बढ़िया। सब भाग गए। अब बाकी जगहों पे मालिक खुद मजदूर बने बैठे, क्या काम कौन करेगा यार, सब भाग गए। तो इधर से केरला आया, केरला बोला वाना वाऊ वाऊ वाना वाऊ वाऊ, ठीक है। केरला बोली कि भाई सारे के सारे मजदूर इधर आ जाओ। मजदूर वाला पे जाना हमें रसगुल्ला चाहिए। उसने कहा बे आओ तो सही। बोले हम नहीं आएंगे, ममता दीदी बेस्ट है, वेस्ट बंगाल हम यही काम करेंगे, हमको सोशल सिक्योरिटी। अब ऐसी हालत हो गई कि वेस्ट बंगाल में लोगों से ज्यादा नौकर हो गए, सब तो वहीं पहुंच गए, सबको चाहिए सोशल सिक्योरिटी। केरला बोला मेरे यहां पर, वहां पे तुमको थैंक यू कब बोलेंगे? 10 साल काम करने के बाद। मेरे यहाँ पे 5 साल में थैंक यू। तुम मेरे पास आओ 5 साल काम करो, मैं 5वें साल में क्या बोल दूंगा? थैंक यू। मतलब अगर 5वें साल के बाद तू कभी भी गया तो मैं तेरे को क्या दूंगा? ग्रेचुटी दूंगा। ओ भाई साहब, अब दीदी का रसगुल्ला, दीदी सब छोड़ उधर से भागे। अब सब कहां गए? केरला में। बगल में इंडिया की सेंट्रल गवर्नमेंट देख रहे हैं, हाँ नहीं ये कर लो पहले, थोड़े दिन में 2 दिन काम करने पे भी ग्रेचुटी दे देंगे, सभी लड़ मरेंगे। अब तो हर स्टेट अपने अपनी लॉ बना रहे हैं, करेंगे कैसे? तो फिर भैया भारत की गवर्नमेंट बीच में आई, बोले केरला वेस्ट बंगाल साइड ऑफ पीछे, बोले किसी का कोई ग्रेचुटी का एक्ट नहीं है, मैं बना रही हूं ग्रेचुटी। मतलब
पूरे देश में एक मजदूर कहीं भी काम करे उसको ग्रेचुइटी मिलेगी ही मिलेगी। अब यहां पर ग्रेचुइटी एक्ट बनाया गया, ठीक है, बहुत बढ़िया है दिशा। अब यहां पे ग्रेचुइटी एक्ट बनाया गया। ग्रेचुइटी एक्ट ने क्या बोला कि भैया कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी जगह पे 5 साल या उससे ज्यादा काम करेगा तो उसके एम्प्लॉयर को जाते जाते उसको ग्रेचुइटी देनी ही पड़ेगी, मतलब उसे रिटायरमेंट मतलब जाते वक्त पैसे देने ही है। अच्छा, एक इंसान नौकरी कब कब छोड़ता है? रिटायरमेंट, तब भी पैसे देने पड़ेंगे। रेजिग्नेशन, अच्छा रेजिग्नेशन का मतलब क्या होता है? छोड़ दिए ना, नौकरी छोड़ दी। अच्छा दोस्त, अगर उसने रिजाइन किया तब भी पैसे देंगे, पर कितने साल काम करना जरूरी है? 5 साल। 5 साल काम करना, फिर जा लेके जा पैसे। निकाल दिया तुमने, टर्मिनेशन मतलब तुमने निकाल दिया। पहले 2 वाले केसेस में तो या तो वो रिटायर हो गया या फिर उसने रिजाइन किया, तीसरे में तुमने उसको निकाल दिया, तब भी चलता है क्या? तब भी पैसे मिलेंगे। आपने कहा 5 साल के लिए अगर काम किया है तो देनी पड़ेगी, ग्रेचुइटी देनी पड़ेगी। और क्या क्या टाइम, डेथ, मर गया, अरे उसके घर वालों को ग्रेचुइटी दे देना, वो मर गया तो क्या हो गया, उसने काम करके पैसा जोड़ा था ना, उसके घर वालों को दे दो। डिसेबलमेंट, काम कर रहा था, काम करते करते हाथ कट गया और जिस चीज का वो काम करता था उसमें उसके दोनों हाथ की होने की जरूरत थी, तो क्या ऐसे केसेस में उसको ग्रेचुइटी मिल जाएगी? आपने कहा यस। 5 चीजों में ग्रेचुइटी मिलती, कब कब? रिटायरमेंट, रेजिग्नेशन, रिमूवल, डेथ, डिसेबलमेंट। तुम मर गए, तुम विकलांग हो गए, तुमने नौकरी छोड़ दी, तुम रिटायर हो गए या तुम्हें नौकरी से निकाल दिया गया, इन सब में तुमको क्या मिल जाएगी? ग्रेचुइटी। पर बशर्ते कितने साल काम कर लेना? 5 साल काम कर लेना, उसके बाद ही, ठीक है। श्योर इनफ एवरीवन वेरी मच क्लियर विद मी? नो माही, द हॉलिडेज वुड स्टार्ट इन द नेक्स्ट मंथ, नॉट इन दिस मंथ। यस, तो भैया मिलेंगे इतने, तो बहुत बढ़िया यार, एकदम सही जा रहे हो। अच्छा एक बात बताओ, हाँ जी मैम, pension is an old age retirement benefit. Gratuity can also be given at the age of 35. If I leave a job at the age of 35, वो मुझे gratuity देगा, पर पेंशन मुझे कब मिलेगी? जब मैं रिटायर हो जाऊंगा, तो पेंशन बाकी टाइम पे नहीं मिलती। तो पेंशन इज एन ओल्ड एज बेनिफिट, ग्रेचुइटी इज एन अमाउंट गिवन ग्रेट्यूटियसली बिकॉज ऑफ योर ऑनेस्टी एंड लॉयल्टी। श्योर इनफ, कमिंग बैक, मैं क्या पढ़ाता हूँ? SBIL, राइट। हाँ जी, तो ये मेरा थोड़ा प्रॉब्लम है, तो पता है ना मैं गजनी हूँ, तुमको अभी तक अगर नहीं पता हो तो मैं बता दूं, जैसे ही तुम इन बिटवीन मुझसे कुछ बात करोगे मैं सब कुछ भूल जाऊंगा। ऐसा भी हो सकता है कि मैं 0 से पढ़ाना स्टार्ट कर दूं। सो मुझसे क्वेश्चन पूछने से पहले ध्यान रखना, अपना थोड़ा गजनेश्वर है प्रॉब्लम। हाँ जी, तो मैं क्या पढ़ा रहा था? हाँ, नहीं आया याद, बट आ जाएगा। सो ग्रेचुइटी, और कैसे हो तुम लोग? यार मेरा थोड़ा प्रॉब्लम है ये। चलो, तो ग्रेचुइटी, हाँ ग्रेचुइटी याद आ गया। तो ग्रेचुइटी 5 जगहों में मिलती है, डेथ, डिसेबलमेंट, रिटायरमेंट, रिट्रेंचमेंट, रिमूवल, इन सारी चीजों में आपको ग्रेचुइटी मिल जाएगी। अब सवाल, सर मेरे को एक चीज बताओ, मेरे को तेरा नाम याद है, रुक, तो प्रॉब्लम था, नहीं तू गीत है, तू तो गीत है, अभिषेक, हाँ तो अभिषेक भाई। सो अभिषेक मेरे लिए काम करता है, मैं इसको थैंक यू कब बोलूंगा? 5 साल, 5 साल तो लॉयल्टी दिखाने के लिए चाहिए। फिर अभिषेक तीसरे साल में मर गया, अभिषेक तीसरे साल में मर गया, बोलो ग्रेचुइटी दूं कि नहीं दूं? नहीं, क्यों? अपने 5 साल, क्या बोलूं, गद्दार कहीं के छोड़ के चला गया मुझे, 5 साल भी पूरे नहीं किए, यू डिसलॉयल, ऐसे करूं? अभी उसकी क्या गलती? जान पूछ के थोड़ी मरा, बैठे बैठे बैठा पंखा चल रहा है चलो लटक जाते हैं, ऐसे थोड़ी किया उसने। अबे डेथ में किसका हाथ है, डिसेबलमेंट में किसका हाथ है? तो यही एक्ट आगे चल के क्या बोलता है कि भैया ग्रेचुइटी के लिए 5 साल गिनो, पर अगर उसने नौकरी इसलिए छोड़ी क्योंकि वो मर गया है, या फिर क्यों छोड़ी, क्योंकि भैया वो फिजिकली डिसेबल हो गया है, तो ऐसे केस में 5 साल भी गिनने की जरूरत नहीं है, उसके घर वालों को पैसे दे देना, मजबूरी में है इसीलिए काम नहीं कर रहा। लॉयल्टी तो तब उठती ना जब वो नौकरी छोड़ के कहीं और चला जाता, अभी वो नौकरी नहीं दुनिया छोड़ के चला गया है, सो ऐसे में 5 साल नहीं गिनते। लॉजिकल है लॉ, लॉजिकल है, एवरीथिंग अग्रीड बाबू, इसको कहते हैं लेबर लॉस। तो ये सारा पार्ट है पार्ट बी। एवरीवन विथ मी? चलो बहुत ही बढ़िया सर। डू यू नो दिस हैपेंस बिकॉज यू आर हाईली इंटेलेक्चुअल एंड फोकस्ड, इसीलिए बोलते हैं। थैंक यू भाई, मेरी बीमारी को पहली बार किसी ने इतना अच्छा बताया है। तू डिस्काउंट लेना रहे याद से मुझे फोन कर देना। हाँ जी,
एक दिन में भी हो गया तब भी एक दिन। ग्रेचुइटी ऐसे नहीं होती कि इस एम्प्लॉय को 10 रुपए पर महीना मिलेगा। ग्रेचुइटी कैसे कैलकुलेट होती है? मैम का क्वेश्चन है कि सर अगर वो एक ही महीने में डिसेबल हो गया तो ग्रेचुइटी कैसे देंगे? तो बाबू ग्रेचुइटी का कोई फिक्स्ड अमाउंट नहीं होता। ग्रेचुइटी कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला है। आपने सर क्या फॉर्मूला होता है? आपकी लास्ट ड्रॉन सैलरी जितनी आपने लास्ट वेजेस दी है इनटू 15 डिवाइड बाय 26। आपने सर 15 डिवाइड बाय 26 क्यों किया जाता है? 50% ऑफ योर सैलरी पे ग्रेचुइटी कैलकुलेट होती है। एक महीने में 4 संडे होते हैं तो डिलीट कर दो, तो मतलब कितने दिन बच गए? 26 दिन बच गए। और 15 होता है 50% ऑफ दैट मंथ। सो लास्ट ड्रॉन सैलरी इंटू 15 डिवाइड बाई 26 इंटू योर नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ कंप्लीटेड सर्विस। आपने 1 साल काम किया, 2 साल काम किया, 3 साल काम किया, मल्टीप्लाई। तो ग्रेचुइटी अमाउंट महीने दर महीने बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। तो अगर आप एक महीने में चले भी गए ना तो आपके एक महीने की ग्रेचुइटी आपकी सैलरी के हिसाब से शायद 100, 200, 500 रुपए ही बनेगी, इससे ज्यादा नहीं बनेगी। ऐसा नहीं होता कि पहले दिन ही 20 लाख रुपए आपके लिए अकाउंट में अलग रख देंगे, ऐसे नहीं होता। ठीक है, चलिए जी सुनीता, अपन जरूर बात करेंगे। अच्छा, एवरीवन गॉट अ होल्ड कि इस बुक के अंदर अपने को क्या पढ़ना है? तो अब तुमको समझ में आ रहा होगा कि सेकंड पार्ट इज फन। प्रॉब्ली ऐसा एकदम मजदूरों के साथ पढ़ेंगे, बढ़िया एकदम खुद मजदूर बन के बैठेंगे, टेंशन मतलब यहाँ हरीश को बैठा देंगे कपड़े फाड़ के। सो उसकी टेंशन नहीं है। लॉजिक समझ में आया? दीज 2 पार्ट्स। पार्ट बी कितने नंबर का है? 40। पार्ट ए 60। अब बच्चों मैंने आपके लिए ये आपके नोट्स बनाए जी सर। तो पहला चैप्टर हम पार्ट ए का कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए सिलेक्शन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, सिलेक्शन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। सर ये चैप्टर इस बुक का सबसे लल्लू चैप्टर है, सबसे हल्का चैप्टर है, सबसे बेसिक चैप्टर है। सर ऐसा भी हो सकता है कि इस चैप्टर से एग्जाम में क्वेश्चन ही ना आए, कुछ भी नहीं है। एक सेकंड, मेरा टाइम ही हो गया क्या? हाँ ठीक है, 1 मिनट खाली बस बता देता हूं। अब इस चैप्टर के अंदर अगर आप देखें तो क्या दिया हुआ है टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में? ये अलग अलग बिजनेस के टाइप्स, ये कभी सुना है पहले? सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप, HUF। तो पहले दोस्त अपने को पढ़ना है कि कौन से बिजनेस के टाइप्स हैं, राइट? पहले 3 पेजेस में मैंने सारे बिजनेस के टाइप्स डाले हुए हैं, राइट? और उसके बाद मैंने आप लोगों के लिए डाला है कि जब कभी भी एक CS एडवाइस करता है कि आपको कौन से तरीके का धंधा स्टार्ट करना चाहिए, तो वो ये 12 चीजों के ऊपर फोकस करता है। जैसे आपके बिजनेस का नेचर। आप मुझे एक बात बताओ, मेरे को एक सैलून ओपन करना है, सलून ओपन करना है, ठीक है? तो क्या कैसे करूं? सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप, कंपनी। सोल प्रोप्राइटर आपने कहा सर बहुत ही मैं डेंटिस्ट हूं तो क्या करें? कंपनी बनाऊं? आपने सर सोल प्रोप्राइटर ना, पर्सनल अपीयरेंस जरूरी है। आपको जियो की सिम लेने के लिए मुकेश अंबानी की जरूरत नहीं होती बोलने के लिए भाई साहब लेके तो देखिए मजा आ जाएगा। पर इसी जगह बाल कटवाने के लिए मुझे एक नाई की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, इंडिया का सबसे बड़ा बार्बर मतलब नाई हाकिम आलिम, ठीक है? हाकिम आलिम मुंबई में बैठता है, विराट कोहली का हेयर कट वही करता है जनरली। ऐसे मैं गया था एक बार बॉम्बे में उससे हेयर कट करवाने, हाकिम आलिम से। मैं कहा देखे तो सही कि अमीरों वालों क्या होता है, कैची है उसके पास भी। मेरी गलत फहमी थी। तुम्हें पता हाकिम आलिम हेयर कट के कितने लेता है? एनी ऐसे गेसेस? जो उनका सबसे बेसिक हेयर स्टाइलिस्ट है ना, मतलब हाकिम आलिम खुद नहीं, उनके जो सबसे बेसिक हेयर स्टाइलिस्ट है वो लेते हैं 5500 हेयर कट का, लड़कों का। लड़कों का हमारे इतने ही बाल है, ठीक है? 5500 रुपये वो लेते हैं। और हाकिम आलिम तो तुम ऐसे मानना कि एक बार की हेयर स्टाइलिंग कराने की बात हो वैसे 60-70 हजार रुपए का हेयर कट होगा तुम्हारा। आपने कहा व्हाट आर यू सेइंग? नॉट किडिंग, यस। इतना एक्सपेंसिव? अच्छा, इतना भी बड़ा हो जाए तब भी क्या हाकिम आलिम खुद की कंपनी खोल सकता है? ऑनलाइन बाल काटेगा तुम्हारे? नहीं। कुछ भी कर लो, वो कितना ही बड़ा हो जाए, तुम उसको क्या एडवाइस करोगे? सोल प्रोप्राइटर ही तेरे धंधे का एक तरीका है और कुछ नहीं। अच्छा दोस्त एक बात बताओ, हाकिम आलिम का एक और दोस्त है आलिम हाकिम, एग्जाम्पल है सिर्फ। हाँ, डेफर्मेशन का केस हो जाएगा मेरे ऊपर। हाँ जी, बहुत ही बढ़िया है सुनीता। हाँ सच में, एक्चुअली 10-12 हजार रुपये तो ठीक ठीक से मिलते हैं उनके। मैं कहा था हाँ, एक दोस्त है, वो दोनों को मिलकर साथ में धंधा करना है, दोनों ही बहुत बढ़िया बाल काटते हैं। तो क्या सजेस्ट करोगे इनको? पार्टनरशिप। आपका आइडिया चेंज हो। अच्छा मतलब पार्टनरशिप सोल प्रोप्राइटर मोटा मोटा आसपास ही है, बस पार्टनरशिप हल्का सा बड़े स्केल पे काम हो जाएगा एज अगेंस्ट सोल प्रोप्राइटर, और जहां ज्यादा लोग हैं इसीलिए आप पार्टनरशिप सजेस्ट कर रहे हो। अब यही हाकिम आलिम बोल रहा है कि यार मैं खुद के ना हेयर प्रोडक्ट्स बना रहा हूं, वैक्स, हेयर जेल, सिरम, ये सब कर रहा हूं और पूरे इंडिया में बेचूंगा। अब तुम इसको क्या सजेस्ट करोगे? कंपनी। यही एक CS का काम है सबसे पहला।
एडवाइस करना कि कौन सा फॉर्म ऑफ बिजनेस है। इस चैप्टर में हम सिर्फ और सिर्फ यही पढ़ने वाले हैं। अच्छा, अगर मैं तुमको बोलूं कि यार है ना भाइयों, मेरे को ना बहुत डर लगता है कि मेरी पर्सनल लाइबिलिटी नहीं आनी चाहिए, जैसे सोल प्रोप्राइटर में तो मेरे को ऐसा लगता है कि धंधे में कुछ भी नुकसान हो तो मेरी जेब पे आएगा। मैं तुमको बोलूं कि यार प्लीज एडवाइस मी अ बिजनेस स्ट्रक्चर जहां मेरी पर्सनल लाइबिलिटी ना आए, तो तुम क्या सजेस्ट करोगे? एलएलपी बहुत ही बढ़िया, पर मैं अकेला ही आदमी हूं, एलएलपी बनाने के लिए तो 2 लोग लगते हैं। ओपीसी एक नंबर। देखा अभी क्या हुआ, तुम अपनी एडवाइस चेंज कर रहे हो एज पर द क्लाइंट्स नीड। तो इस चैप्टर में से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, इस चैप्टर से हल्का सा केस बेस्ड क्वेश्चन आएगा। दैट चिराग इज अ person who manufacture goods and services which are sold across India. He is the sole owner of the business and has come down to you to ask which kind of structure would be more suitable for him. Advise him. Also, his requirement is that he wants limited liability, but at the same time, he wants full control over the business. Advise him what form of business would be good for him and also the benefits of such business. तो क्या advise करोगे? ओपीसी, राइट? यू गाइस आर 100% करेक्ट। अब तुम्हारे दिमाग में किसी ने सीएस एग्जीक्यूटिव के लिए डिफिकल्ट डाल दिया है कि ये तो डिफिकल्ट ही होता है। डिफिकल्ट नहीं है रे, सिर्फ क्वेश्चन को बड़ा कर देते हैं लोग। अगर एक बार ईमानदारी से रीड करेंगे ना, किसी के पप्पा भी इसका सही आंसर देते हैं। द आंसर इज ओपीसी। अच्छा, मुझे पता है कि तुम्हें ओपीसी के बेनिफिट शायद अभी नहीं पता होंगे, पर इसी के लिए हम हैं। बट अगर आपको समझ में आए कि केस बेस्ड क्वेश्चन भी कैसा आएगा, बस तुमसे ये पूछेंगे कि इसको एडवाइस करो। अच्छा, एक बात बताओ, ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई क्वेश्चन ऐसा हो जहां पे आप ये बोलो कि यार यहाँ पे एलएलपी भी बन सकती है और कंपनी भी बन सकती है, ऐसा भी तो हो सकता है। सही है, तो कोई डरने की जरूरत नहीं, दोनों एडवाइस कर सकते हो कि भैया यहाँ पर आपके लिए एलएलपी भी अच्छा ऑप्शन है, कंपनी भी अच्छा ऑप्शन है, और दोनों के बेनिफिट बता दो कि भैया इसमें ये बेनिफिट, इसमें तो ये आपकी चॉइस है जो आप करना चाहें। जैसे यस एकेडमी जब खुद को बनाने गई थी तो हमें दोनों का ऑप्शंस थे कि आप कंपनी भी बना सकते हैं, आप एलएलपी भी बना सकते हैं। तो हमने खुद को एलएलपी बनाया था। अभी हमने रिसेंटली खुद को कन्वर्ट करके सोल प्रोप्राइटर कर लिया। और अगर ऐसा ही सब कुछ चलता रहा तो आप 6 महीने में यस को कंपनी में कन्वर्ट होते हुए देखोगे कि हम खुद को कंपनी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर लेंगे। व्हाट इज हैपनिंग आउट? इंडिविजुअल नीड के हिसाब से क्या बिजनेस चेंज किए जा सकते हैं? द आंसर इज प्रीटी मच यस। तो दोस्त, ये चैप्टर का नाम क्या है? सिलेक्शन ऑफ योर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें मेरे बच्चों को यह पता होना चाहिए कि किन किन ग्राउंड्स के ऊपर हम कंपैरिजन करके एडवाइस कर सकते हैं कि भैया कौन सा आपके लिए बेस्ट स्ट्रक्चर होगा। वेरी मच वेरी मच वेरी मच क्लियर विद द आइडिया हुआ है। बहुत ही बढ़िया। अच्छा दोस्त, कल अपन बढ़ेंगे इस चैप्टर के साथ आगे। ये चैप्टर तो मेरे हिसाब से 3 दिन के अंदर ही खत्म हो जाएगा आपका, विद आंसर राइटिंग, रिविजन, चार्ट्स एंड एवरीथिंग सेट। एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर एंड? सब कुछ सेट एकदम दोस्त? चलो, उम्मीद करेंगे कि जितना जबरदस्त तरीके से हमने आज स्टार्ट किया है ऐसे ही जबरदस्त तरीके से इस पूरी बुक को खत्म करें। बस दिन में खाना थोड़ा कम खाना, वरना तुम्हें नींद आएगी। चलिए, चलो यार, लाइव वाले बच्चों, डिड यू अंडरस्टूड एवरीथिंग व्हाट वी हैव डन टुडे एंड व्हाट वी हैव अंडरस्टूड? कल से 2-2 रजिस्टर्स कैरी करेंगे अपन, ठीक है? अगर अभी के लिए आपको ऐसा लगे कि सर बहुत हैवी हो जाएगा, सो आप 2 पतली पतली बुक्स रख लो, आई हैव नो प्रॉब्लम। बस आपको बाद में बहुत सारी बुक्स मेंटेन करके रखनी पड़ेंगी अपने पास। सो योर एडवाइस, बस कल बुक्स लेके आना। श्योर? मजा आ गया सर, थैंक यू सो मच यार। चलो यार, बहुत ही बढ़िया। सो डू लाइक दिस वीडियो, डू शेयर दिस वीडियो, डू ड्रॉप डाउन अ वैल्यूएबल कमेंट। आई एम गोइंग टू सी यू अगेन टुमारो सेम टाइम। Sir, how many hours we'll be studying? This SBC should be going around for 120 to 140 hours के बीच में। 120 से 140 घंटे का डिस्कशन रहेगा इसके अंदर, विच इज कॉम्प्रिहेंसिव इनफ टू कवर ईच एंड एवरी एंगल ऑफ दिस सब्जेक्ट। ठीक है, 140 घंटे। फर्स्ट डे से एक छोटी सी आदत बनाओ दोस्त, आज तो कुछ रिविजन के लिए है ही नहीं, 3-4 दिन के बाद से यहां से फ्री हुए, आई विल एडवाइज 2 थिंग्स। 1, इफ पॉसिबल यही लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो। नो सर, वी डोंट वांट टू गो फॉर अ लाइब्रेरी, घर जाते ही पढ़ लो, पर रोज का काम रोज साफ कर लेना। अगर नहीं हुआ तो मृत्यु मरण निश्चित है, नहीं संभाल पाओगे। सो प्लीज मेक श्योर कि आपको क्या करना, दोनों में से एक चीज, लाइब्रेरी ज्वाइन करो, यहां से आप फ्री हो जाओगे 5-5:30 बजे, फ्री हुए फट से भागो और अपना पढ़ने बैठ जाओ। नहीं तो घर जाके पढ़ो, पर रिविजन रोज करना ही है और होमवर्क रोज करके आना है। ठीक है 26 से 11 भी है। डन? चलो सर, वेकेशन प्लीज क्लियर कर देना, फेस टू फेस आना है। 1 जून से 10 और 12 जून तक को आपको वेकेशन रहेगा। इस महीने में सारे लेक्चर्स होने ही वाले हैं। श्योर? डन पीपल, थैंक यू सो मच, बाय।